नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी आज से स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। जो पृथ्वी है इसके सतह के बारे में जो हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इसे ही भू आकृतिक विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो भू आकृतिक विज्ञान पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों की उत्पत्ति, इसमें सबसे पहला उत्पत्ति, विकास और उनके बनने तथा बदलने का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो भू आकृतिक या जियोमॉर्फोलॉजी है वो पृथ्वी के सतह की उत्पत्ति, उसके विकास, उसके बनने और बदलने का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब भू आकृतियों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। जो स्थलाकृति है उसको 3 भागों में बांटा गया है। आर.डी. सैलिसबरी के द्वारा 1919 ईस्वी में इन्होंने ये वर्गीकरण किया था। और ये जो 3 भागों में बांटा गया है ये इस प्रकार से है। जो होता है, एक होता है सबसे पहला फर्स्ट ऑर्डर की स्थलाकृति, उसके बाद सेकंड ऑर्डर और उसके बाद थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में जो होता है जो सबसे बड़े बड़े चीज़ है, जैसे महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया। सेकंड ऑर्डर में इससे छोटे जैसे पर्वत, पठार या मैदान हो गया। तृतीय थर्ड ऑर्डर में घाटियाँ, जलप्रपात, महाखंड, डेल्टा और हिमोड होता है। अब भू आकृति विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट से रिलेटेड 5 सिद्धांत दिया गया था। सबसे पहला सिद्धांत दिया गया था गिलबर्ट के द्वारा, इसे गिलबर्ट का सिद्धांत बोलते हैं। दूसरा दिया गया था डेविस का सिद्धांत, ये विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा दिया गया था। और तीसरा पैंक का सिद्धांत, ये वाल्टर पैंक के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद किंग का सिद्धांत और फिर हैक का सिद्धांत। तो इस 5 सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहला है गिलबर्ट का सिद्धांत। ये ग्रोव कार्ल गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था। और गिलबर्ट ने स्थल रूपों के विश्लेषण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत गुणात्मक तत्वों का जो क्वालिटेटिव तत्व था उसके अपेक्षा मात्रात्मक तत्वों को अधिक महत्व दिया गया। जो क्वांटिटेटिव एलिमेंट था उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। और इनका मेन कहना था कि जो टोटल फोर्स होता है वो किसी भी स्थलाकृति पे अंत में 0 हो जाता है। गिलबर्ट के अनुसार स्थल रूप साम्यावस्था की स्थिति में होते हैं। साम्यावस्था की स्थिति में इनके अनुसार कहना था कि जो भी स्थल रूप होता है, जो भी लैंड फॉर्म होता है, ये साम्य अवस्था की स्थिति में होते हैं। अब ये साम्य अवस्था क्या होता है? किसी भी आकृति के अंतिम रूप पर क्रियाशील बल का योग शून्य होता है। यानी कि कोई भी जो स्थलाकृति होता है ये इस पर जितना भी बल लगेगा, मतलब एक होगा उसको बनाने के लिए, जैसे ऊपर उठाने के लिए, और दूसरा होगा इसको ख़त्म करने के लिए, अपक्षय अपवर्धन के लिए। तो जब ये दोनों बल, जो इसको ऊपर उठा रहा है और जो इसको ख़त्म करना चाह रहा है, ये इसका जो कुल योग होता है ये शून्य होता है। तो गिलबर्ट के अनुसार कहना था कि स्थल रूप जो है अपने हमेशा साम्य अवस्था में रहता है। यानी कि हमेशा उस पर जो बल रहेगा, जो बल ज़्यादा रहेगा वो अपने हिसाब से काम करेगा और अंत में क्या होगा, कुल योग सभी बलों का शून्य हो जाएगा। और इसके बाद है डेविस का सिद्धांत। तो डेविस का सिद्धांत विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा दिया गया था। और इनका कहना था कि स्थल रूपों में समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होता है। इन्होंने क्या किया कि जो लैंड फॉर्म्स होता है इसमें टाइम के साथ साथ, जो इसमें जो डेविस का सिद्धांत था इसमें समय सबसे इम्पोर्टेंट था। इनका कहना था कि समय के साथ कोई भी स्थलाकृति का क्रमिक परिवर्तन होता है तथा यह परिवर्तन एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर होता है। यानी कि पहले एक टारगेट होता है कि एक पहाड़ को बन जाना है। ये पहाड़ जब एक बारी बन जाएगा फिर इसका अपक्षय अपवर्धन होगा, ये पर्वत बनेगा, घाटी बनेगा, मैदान बनेगा और फिर ये पेडिमेंट और पेडिप्लेन बनेगा। तो इनका कहना था कि समय के साथ होता है और ये एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है। अब ये जो डेविस था, इनका जो सिद्धांत था कई छोटे छोटे सिद्धांतों से मिल के बना था। ये ऐसे 3 सिद्धांत मेन जो है वो इस तरह से है। पहला है कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर। इन्होंने जो रिवर का साइकिल है वो कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर के बारे में इसी सिद्धांत में ये भी इंक्लूडेड है। दूसरा है ज्योग्राफिकल साइकिल और तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्लोप। तो जो डेविस का सिद्धांत था मेनली ये कह रहा था कि समय के साथ जो स्थल रूप है उसमें क्रमिक परिवर्तन होता है। गिलबर्ट का कहना था
कि जो भी नेगेटिव फोर्स हो या पॉजिटिव फोर्स, जो उसको बनाने वाला फोर्स हो और जो उसको विनाश करने वाला फोर्स हो, इसका जो कुल योग होगा साम्यावस्था में वो जीरो हो जाएगा। अब आता है प्लैंक का सिद्धांत। जो प्लैंक का सिद्धांत था, इन्होंने डेविस के सिद्धांत से उलट एक सिद्धांत दिया और इसके अनुसार, प्लैंक के अनुसार, किसी भी प्रदेश की भू आकृति उस प्रदेश की विवर्तनिक घटनाओं से संबंधित होती है, यानी कि जो टेक्टोनिक फेनोमेनन होता है उस प्रदेश की उससे रिलेटेड होता है और इसीलिए इसको जो है विवर्तनिक आधारित मॉडल भी कहा जाता है, टेक्टोनिक डिपेंडिंग मॉडल। और डेविस के सिद्धांत को टाइम डिपेंडिंग मॉडल बोला जाता है। तो प्लैंक के सिद्धांत में जो है विवर्तनिक जो टेक्टोनिक फिनोमेना था इसको ज़्यादा महत्व दिया गया। और डेविस का कहना था कि पहले एक चीज़ बन जाता है, जैसे एक पहाड़ बन जाता है फिर उसका अपरदन स्टार्ट होता है, लेकिन प्लैंक का कहना क्या था कि यह डेविस के समय आधारित मॉडल से भिन्न था। प्लैंक के अनुसार किसी भू आकृति का उत्थान तथा अपरदन साथ साथ होता है। प्लैंक का कहना था कि अगर ये कोई पहाड़ बन रहा है उस समय भी इसका अपरदन होता ही रहता है, लेकिन उस समय क्या होता है, जो इसका बनने का बल है वो ज़्यादा लग रहा होता है, तो इसीलिए जो नेट होता है, जो नेट इफेक्ट होता है, जो कुल जमा प्रभाव होता है वो दिखता है कि ये पहाड़ बन रहा है। यानी कि इनका कहना था कि कोई भी किसी भी भू आकृति का उत्थान तथा अपरदन साथ साथ होता है। तो हम लोग तीन सिद्धांत देखें। गिलबर्ट के सिद्धांत में साम्यावस्था स्थिति का कॉन्सेप्ट था। दूसरा डेविस का सिद्धांत था, इन्होंने क्या बोला कि समय के साथ क्या होता है, एक क्रमिक लक्ष्य के तरफ किसी भी स्थलाकृति का विकास होता है। और दूसरा था डेविस का सिद्धांत और इनका प्लैंक का सिद्धांत था और इनका कहना था कि कोई भी स्थलाकृति में जो अपक्षय होता है और अपरदन होता है वो समय के साथ साथ होता है और साथ ही जो भी स्थलाकृति बनेगा वहाँ के टेक्टोनिक फेनोमेना से रिलेटेड होगा। अब दो और बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा था किंग का सिद्धांत और ये दिया गया था एलएस किंग के द्वारा। यह सिद्धांत प्लैंक की तुलना में डेविस के मॉडल के अधिक निकट है। ये जो है ये थोड़ा सा डेविस के सिद्धांत के निकट है, यानी कि पहले एक लक्ष्य पूरा करेगा और फिर दूसरा कार्य होगा। तो ये है किंग के अनुसार पहाड़ी ढाल में 4 तत्व होते हैं। इनका कहना था कि कोई भी जो स्थलाकृति है पहले शिखर बनेगा, फिर उसका कगार बनेगा और उस कगार से फिर मलबा का ढाल होगा और फिर वो पेडिमेंट बनेगा। मतलब पहले बड़ा होगा, फिर इसमें अपरदन का कार्य होगा, ये इसका कगार बनेगा, फिर इसका मलबा का ढाल बनेगा और फिर ये थोड़ा सा फ्लैट बनेगा और बहुत सारा पेडिमेंट जब मिल जाएगा तो उसको हम लोग पेडिप्लेन बोलेंगे। तो ये किंग का सिद्धांत था जो कि निश्चित रूप से डेविस मॉडल के ज़्यादा निकट है। और पांचवा और अंतिम है हेक का सिद्धांत। इसको गतिक संतुलन सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी भी बोलते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि स्थल रूपों का आकार अपरदन के लिए प्राप्त संरचना की प्रतिरोधिता तथा कार्यरत अपरदनात्मक ऊर्जा के बीच संतुलन पर आधारित है। इनका सीधा सा कहना क्या था कि कोई भी जो स्थलाकृति है उसमें 2 तरह का बल लगते रहता है। इसमें एक होता है अपरदन के लिए प्राप्त संरचना की प्रतिरोधिता। जैसे कोई स्थलाकृति है, अगर उसका अपरदन हो रहा है तो वो स्थलाकृति क्या करता है, उस अपरदन का प्रतिरोध करता है। तो जो ये प्रतिरोधिता होता है तथा कार्यरत अपरदनात्मक ऊर्जा, और एक तो अपरदन का ये अपोज करेगा, अब प्रतिरोध करेगा, और दूसरा एक बल होगा जो अपरदन करेगा। तो इसका बोला जाता है कि ये संतुलन पर आधारित है, इसके बैलेंस पर। जो उसमें बल लग रहा है अपरदन करने के लिए और जो बल उस अपरदन का प्रतिरोध कर रहा है, इस दोनों के बैलेंस पर ही किसी भी स्थलाकृति का आकार निश्चित होता है। इसी के संतुलन से होता है। धन्यवाद।